हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही साथ में जितने सारे दोस्त फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों बहुत ही शानदार क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएँगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, मांड मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मांड दोस्तों कहाँ की लोक गायन शैली है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। दोस्तों, मांड मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। राजस्थान की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? बताएंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कल मैंने आपको एक बाघ अभयारण्य पढ़ाया था, सरिस्का बाघ अभयारण्य। तो सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सरिस्का बाघ अभयारण्य ये दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान के वर्तमान समय में सीएम अशोक गहलोत है और साथ ही साथ में यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए है दुआर्ते बारबोसा, ऑप्शन बी है फ्रेंकोइस बर्नियर, ऑप्शन सी है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर या फिर ऑप्शन डी है निकोलाओ मनुची। तो सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों, दुआर्ते बारबोसा के द्वारा, पुर्तगाल लेखक हैं जिनके द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। जितने सारे दोस्त फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए दोस्तों किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है जलवायु अनुसंधान एवं मौसम का पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों वैज्ञानिक शोध के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों 1900 सबसे पहले 1976 में दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया था, जो कि दोस्तों क्रे 7 के नाम से विकसित किया गया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, क्रे 7 के नाम से विकसित किया गया था। एक दोस्तों सुपर कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे परम के नाम से जाना गया। परम सुपर कंप्यूटर दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो परम कंप्यूटर जो है सी डैक के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सी डैक के द्वारा दोस्तों परम कंप्यूटर विकसित किया गया और यह दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और हर एक प्रश्न का दोस्तों इसी तरीके से सूफड़ा साफ करते हुए चलेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राहिदे, एक बार दोस्तों ध्यान से इसे सुनेंगे। राहिदे किस देश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सर को ठंडी हवाओं के को बचाने के साथ साथ उनके सॉरी दोस्तों, जो उनके सर को ठंडी हवाओं से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, राहिदे
किस प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक विशेष प्रकार का दुपट्टा है जो कि ठंडी हवाओं के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला दोस्तों इसकी राजधानी है। और दोस्तों शीतकालीन राजधानी इसकी धर्मशाला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका विशेष उद्देश्य क्या है? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसका उद्देश्य है प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा, प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है? तो किसमें चतुर्भुजी टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है? ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैडमियम सल्फाइड। तो सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड दोस्तों इसमें चतुर्भुजी टेट्रागोनल क्रिस्टलीय प्रणाली होती है, क्रिस्टल प्रणाली होती है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान समय में कौन सा भारत का राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो कौन सा राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। 1953 में मैसूर राज्य के रूप में कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आया था। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है दुर्गापुर में, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है जयपुर। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दुर्गापुर। दोस्तों दुर्गापुर में 2020 में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 9, इसे ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1963 में ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड दोस्तों 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था। तो दोस्तों ये कब अलग राज्य बना था? 1 दिसंबर 1963 को। ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, 1 दिसंबर 1963 को एक अलग राज्य बनकर नागालैंड उभरा था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 13वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये एक अलग राज्य बनकर उभरा था। और ये दोस्तों कौन सा अधिनियम था? तो 1962 के एक्ट से दोस्तों नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। 1 दिसंबर 1963 को 13वें संविधान संशोधन से 1962 के एक्ट से। त्रिपुरा दोस्तों कब राज्य बनकर आया था? त्रिपुरा दोस्तों कब राज्य बना था? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 21 जनवरी। दोस्तों ध्यान रखेंगे 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य बना था। नागालैंड की अगर बात की जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। अगला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक ही दिन पर ये बने थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोस्तों एक ही दिन पर बने थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बनकर उभरे थे। तो सभी आपको याद रखना है 1963 में दोस्तों
1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और 20 फरवरी 1927 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बने थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का राजकीय पुष्प है? तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। ऑप्शन ए है पिंक रोडा डेंड्रोन, ऑप्शन बी है रेटूसा, ऑप्शन सी है फॉक्सटेल ऑर्किड, ऑप्शन डी है सिरोई लिली। तो मणिपुर का कौन सा राजकीय पुष्प है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिरोई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। मणिपुर की दोस्तों अगर बात आएगी तो मणिपुर की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल दोस्तों मणिपुर की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? तो कौन से रसायन जो है आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मिलकर दोस्तों, अमीनो अम्ल मिलकर रसायन जो हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस तरीके के, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 50 से 55 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, 50 से 55 ग्राम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? इसका सही आंसर पहले तो आप कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है F6, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है F4 और ऑप्शन डी है F8। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है F4। F4 कुंजी को दबाना होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? तो यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत कौन रहा है? ऑप्शन ई है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है केटी इरफान, ऑप्शन सी है हिमा दास या फिर ऑप्शन डी है दुती चंद। तो कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष अर्थात दोस्तों यूनिसेफ का पहला युवा राजदूत बना है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दुती चंद। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो किसके द्वारा पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा दोस्तों पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ में माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत को भी दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे माइकल फैराडे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे IISCO का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है दुर्गापुर में, ऑप्शन बी है हीरापुर में या फिर ऑप्शन सी है जमशेदपुर में या फिर ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हीरापुर। हीरापुर में दोस्तों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO कारखाना को स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत में प्रमुख स्टील संयंत्र कहाँ पर कौन कौन से, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है इसको हम लोग देखेंगे एक विशेष ट्रिक के साथ में। दोस्तों
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया है। तो किस देश की सहायता से इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जानकारी के अभाव के कारण, या दोस्तों कई बार आप पढ़ते हैं चीज़ें याद नहीं रहती है, इसके चलते आप लोग इसे गलत करके आ जाते हैं या फिर दोस्तों भूल जाते हैं। तो आज ट्रिक के माध्यम से इसे याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है, इसे ध्यान रखेंगे। राज भीरू दुबे, राज भीरू दुबे, राज भीरू दुबे बोरू, ये आज की ट्रिक है दोस्तों। हर रोज दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक कुछ ना कुछ विशेष हम आपको जरूर सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग अपने एग्जाम में दोस्तों फोड़ के आएँ और बेस्ट स्कोर करके आएँ। तो राज भीरू दुबे बोरू, तो इसकी सहायता से आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताने वाले कौन सा इस्पात संयंत्र कहाँ पर लगा है और इसे इसमें किस तरीके से इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों राज, तो राज से दोस्तों बनता है राउरकेला। तो दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रा से राउरकेला और जा से दोस्तों बनता है जर्मनी। तो राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया, जर्मनी की सहायता से। और किस स्थान पर लगाया गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राउरकेला उड़ीसा राज्य में यह इस्पात संयंत्र लगाया गया है, उड़ीसा राज्य में। तो राउरकेला जर्मनी देश की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया। और यह दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। अगला दोस्तों है भीरू, तो भीरू से दोस्तों ध्यान रखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से, रू रू भीरू हो गया, तो दोस्तों भीरू से रू से बन जाता है रूस। तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से दोस्तों कहाँ पर लगाया गया, तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया, छत्तीसगढ़ में लगाया गया। अगला दोस्तों दुबे, तो दू से बनता है दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दुबे, बे से दोस्तों बनता है ब्रिटेन, क्या बनता है, ब्रिटेन। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन की सहायता से दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया, पश्चिम बंगाल में दोस्तों लगाया गया। अगला दोस्तों बोरू, बो से बनता है हमारा बोकारो, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, तो बोकारो इस्पात संयंत्र बोरू, बो से बोकारो और रू से दोस्तों रूस। तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस में लगाया गया, किस देश की सहायता से, झारखंड राज्य में लगाया गया है और रूस की सहायता से। तो दोस्तों ये प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं जिन्हें हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए। जबकि दोस्तों बोकारो जो है ये दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया। तो राज भेरू दुबे बोरू, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। और ये दोस्तों कई बार दोस्तों बार बार एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों में से चुने गए प्रश्न हैं। ये इस्पात संयंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको वाकई में समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस महीने में भारत में पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है, अगस्त, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी है दोस्तों सितंबर में, ऑप्शन डी है नवंबर में। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सितंबर माह में पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया है, ऑप्शन ए है पूर्वी साम्राज्य, ऑप्शन बी है दक्कन प्रांत, ऑप्शन सी है उत्तरी भारत और ऑप्शन डी है पश्चिमी साम्राज्य। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दक्कन प्रांत। भारत के दक्कन प्रांत में आप आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है
भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य किन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? तो निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य किन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तद्दैपिक, अर्थात दोस्तों टीबी। टीबी के रोगियों को निश्चय पोषण योजना के तहत रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और टीबी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। अभी हाल ही में दोस्तों विश्व टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। टीबी दिवस किस दिन पर मनाया जाता है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 24 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को दोस्तों टीबी दिवस के रूप में या क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों टीबी दिवस की थीम क्या है या क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इस बार इसकी थीम है दोस्तों यस वी कैन इंड टीबी। दोस्तों इस बार इसकी थीम है यस वी कैन इंड टीबी। तो इसे दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों थीम्स के संबंधित प्रश्न जो है कई बार एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 2023 में टीबी दिवस की थीम क्या है, क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? यस वी कैन इंड टीबी। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रश्मि राव, ऑप्शन बी है वसुधा गुप्ता, ऑप्शन सी है ज्योति कुमारी, ऑप्शन डी है श्वेता पांडे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, AIR ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है INS विक्रांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। INS विक्रांत को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कोचीन शिपयार्ड। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, किस राज्य महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की है? तो किस राज्य के द्वारा महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है दोस्तों महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है किस राज्य के द्वारा महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की गई? इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के द्वारा महिला निधि नामक लोक स्कीम चालू की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना पा रही है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है अडानी, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है महिंद्रा, ऑप्शन डी है रिलायंस। तो दोस्तों कौन दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट बना रहा है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रिलायंस। रिलायंस के द्वारा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? तो लुधियाना के 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? इसका एकदम करेक्ट आंसर है टाटा। दोस्तों 115 एकड़ जमीन पर टाटा अपना प्लांट का निर्माण करेगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है ई समाधान अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ई समाधान अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है CBI के द्वारा, ऑप्शन बी है UGC के द्वारा, ऑप्शन सी है IPB के द्वारा, ऑप्शन डी है CBSE के द्वारा। तो ई समाधान अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया है गया है या फिर किसने लॉन्च किया है? तो ई समाधान दोस्तों अभी हाल ही में UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जितने सारे दोस्त
आज के इस सेशन में बने हुए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ में 8 बजे जुड़कर अपने किसी भी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन आप लोग 8 बजे हमारी क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे। इसके माध्यम से आप लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर के पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।